जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 5 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। और यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन का है, ये गुरु रहमान सर का बुक है, इसी से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और यह जो हम लोग का सेट है तो 2022 का ये नया सेट है, इसलिए हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हालाँकि ये जो बुक है बहुत ही अच्छा बुक है। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से देखिए जो हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है वो 6 है। देखिए यहाँ से हिंदी का जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेषण बताइए। इसमें हम लोग को विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर शौक है, पर्वत है, सहायक है और उत्साह है। तो इसमें जो विशेषण है आपका सहायक जो शब्द है ये विशेषण है। राइट आंसर C हो जाएगा। चलिए अगला जो दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें से 4 जो वाक्य दिया गया है, इसमें से एक वाक्य शुद्ध है। और वह जो शुद्ध वाक्य वह कौन सा है, वह आपका ऑप्शन B वाला, जो कि है कि वह रोग स्याय पर खड़ा है। क्या होगा यहाँ पर, वह रोग जो स्याय पर खड़ा है, ये जो ऑप्शन है ये B वाला ये सही है। बाकी जो 3 इसमें है वो दिया गया है वो गलत है। ठीक, चलिए तीसरा जो प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें शुद्ध वर्तनी सक्षम कौन सा सही लिखा गया है। तो हालांकि इसमें जो आपका ऑप्शन C वाला सक्षम है वो सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। यहाँ पर रामा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो रामा का पर्यायवाची शब्द इंदिरा होगा। राइट आंसर A कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द चुनना है। जैसे कि अर्जन है तो अर्जन का विलोम क्या होता है, अर्जन का विलोम होता है यहाँ पर त्याग। राइट आंसर D कर लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न है कि जो किसी पर अभियोग लगाते, यहाँ पर जो किसी पर अभियोग लाता हो तो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर देना है। तो वह हो जाएगा यहाँ पर वादी। ठीक, जो किसी पर अभियोग लाता हो तो वह वादी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि अग्नि किस वर्ग का शब्द है। तो ये जो अग्नि है यह आपका तत्सम वर्ग का यह शब्द है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 8वां है कि किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद हुआ है। यानी कि 4 संधि विच्छेद किया गया है, इसमें से कौन सा सही है संधि विच्छेद है। जैसे कि पहला है कि पूर्व प्लस आहन, इसका पूर्वाहन दिया गया है। दूसरा है मीरा प्लस अयन, तो इसका मीरायन लिया गया है। तीसरा है क्री प्लस तव्य, इसका कर्तव्य लिखा गया है। ऑप्शन जो है चौथा कि मानस प्लस ईर्षा, तो इसका मनीषा लिखा गया है। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर है कि पूर्व प्लस आहन, यानी कि ऑप्शन जो A वाला है कि पूर्व प्लस आहन पूर्वाहन, ये आपका सही है। ऑप्शन A आपका राइट है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 9 नंबर प्रश्न है तो ये अंग्रेजी का। यहाँ पर प्लूरल ऑफ द वर्ड डाई विच मीन्स, यहाँ पर स्टैम्प फॉर द क्वाइनिंग एज। यहाँ पर देखिए आपको डाई का प्लूरल खोजना है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डाइस हो जाएगा। राइट आंसर आपको जो आपका B है वो बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोग का यहाँ से 10 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आपसे प्रश्न कह रहा है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस एज पर यूज। यहाँ पर आपको टेंस सही भरना है, कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए कि दोज, यहाँ पर दोज है, दोज यहाँ पर गैप्स है और डॉट 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 यहाँ पर सौर है। तो यहाँ पर जो हम लोग का रिक्त स्थान में होगा यहाँ पर टेस्ट होगा। क्या होगा, टेस्ट होगा। राइट आंसर आपका जो B है इसमें आपका राइट आंसर कर लीजिएगा। और तीसरा जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्लड। देखिए इसमें हम लोग का एंटोनम यानी कि विलोम शब्द खोजना है। यहाँ पर जो है इंड्यूगल लिखा गया, इंड्यूगल का यहाँ पर विलोम आपको खोजना है। तो क्या होगा, इंड्यूगल का मतलब होता है मैं मग्न हो, मैं मन होना, या फिर मैं जो है अपने अशक्त होना, ये मन मग्न वाला सही है। तो इसका विलोम क्या होगा, इसका जो विलोम होगा कि अबस्टेन होगा। अबस्टेन का मतलब होता है से अलग। ठीक, यहाँ पर है कि के मग्न और उसका जो विलोम होगा वह के मग्न से अलग होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 12 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड। यहाँ पर जो देखिए बोल्ड वर्ड यानी कि हाईलाइट किया गया वर्ड को यहाँ पर बोल्ड वर्ड कहा गया है। तो यहाँ पर फ्रीवोलियस है, यहाँ पर फ्रीवोलियस है। तो इसका जो सिनोनिम होगा यानी कि समानार्थी शब्द होगा तो क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पर जो फ्रीवोलियस होता है इसका मतलब होता है तुच्छ, आसार या फिर क्षुद्र होता है। तो इसका जो हम लोग का विलोम होगा वह यहाँ पर ट्रेवियल होगा। राइट आंसर जो आपका C है वो ट्रेवियल राइट आंसर ठीक कर लीजिएगा। चलिए
अगला यहाँ से 13 नंबर प्रश्न है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर हम लोग को सही प्रीपोजिशन का यूज करना है, जैसे कि द टाइगर वाज मूविंग डॉट डॉट ही हार्ड ऑफ, यहाँ पर वे फेलोज। तो यहाँ पर हम लोग का होगा कि देखिए द टाइगर वाज मूविंग टुवर्ड्स द हेड ऑफ बैफेलो। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी है वो टुवर्ड्स होगा, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो 14 नंबर प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच वर्ड इज मॉडिफाई द एडवर्ब, यहाँ पर क्लियरली। यहाँ पर है कि गोविंद रीड्स क्विट क्लियरली। यहाँ पर हम लोग का है कि गोविंद रीड्स क्यूट क्लियरली, यहाँ पर क्लियरली। तो यहाँ पर जो हम लोग का यहाँ पर एडवर्ब खोजना है तो आपको रीड्स होगा, या राइट आंसर ए कर लीजिएगा, रीड्स। चलिए अगला जो 15 नंबर प्रश्न है या अंतिम प्रश्न अंग्रेजी का है। इसमें आपको जो टोटल 6 प्रश्न अंग्रेजी को पूछे जा रहे हैं। तो अगर है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस फिल इन द गैप विद सुटेबल कंपाउंड कंजक्शन, इसमें हम लोग को सही कंपाउंड कंजक्शन खोजना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया आपका स्टेटमेंट कि सच एन एक्ट वुड यहाँ पर नॉट बी काइंड डॉट डॉट इट वेयर जस्ट। तो यहाँ पर हम लोग का प्रयोग होगा इवन इफ़ का, क्या होगा, इवन इफ़ का प्रयोग होगा कि इवन इफ़ इट वेयर जस्ट, राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग का जो सामाजिक अध्ययन का प्रश्न स्टार्ट होता है। तो प्रश्न है कि नेपोन, यहाँ पर नेपोन किसका नया नाम है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि नेपोन जो है आपका जापान का नया नाम है, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। नेपोन जो है जापान का नया नाम है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यहाँ पर किस जो है पूछा जाएगा कि किस आयोग के लिए जो है भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो दिया गया है आपका, कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यहाँ पर है देखिए निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग और फिर लोक संघ आयोग। तो इसमें जो कोई प्रावधान नहीं किया गया है ये आपका योजना आयोग में, राइट आंसर सी होगा। अगला जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि किस सुल्तान को खलीफा के समान यहाँ पर वस्त्र प्राप्त हुआ था। यहाँ पर खलीफा से समान में जो है वस्त्र प्राप्त हुआ था किस सुल्तान को। तो वह सुल्तान कौन थे, वह सुल्तान थे आपका इल्तुतमिश, राइट आंसर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश को वस्त्र प्राप्त हुआ। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। सीमांकन रेखा यहाँ पर दो देशों के बीच नहीं होती है। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होती है वो सीमांकन रेखा नहीं होती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। यहाँ पर विनिर्दिष्ट नहीं है जो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा, उर्दू या फिर अंग्रेजी, सिंधी या फिर संस्कृत। तो इसमें जो नहीं है वो आपका अंग्रेजी भाषा का वर्णन नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने को शुरुआत की गई थी। तो जर्मनी की सहायता से जो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है इसको शुरू किया गया था, ठीक। चलिए और ये राउरकेला कहाँ पर है, तो आपको ये उड़ीसा में, ठीक, आपको याद रखना है ये उड़ीसा में है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में क्या है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर की हम लोग बात करें तो कौन सा हो जाएगा, इसमें जो आपका उत्पाद शुल्क कर होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 23 नंबर है कि विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। तो विच्छेदक नदी के घुमाव में जो बनने झील होता है उस झील को यहाँ पर ऑक्सबो झील कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सबो झील। चलिए अगला जो 24 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि झील अथवा तालाब के सतह जल परत यहाँ पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। तो उस तेज़ी से बढ़ने वाले पुंज को यहाँ पर सुपोषण कहते हैं, राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा, उसको सुपोषण कहते हैं। और अगला जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न 25 जो प्रश्न कह रहा है कि पंतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। यहाँ पर पोतभंजक है, ठीक, पोतभंजक जो उद्योग है इसमें कौन सा राज्य जो है भारत का वो अग्रणी है। तो इसमें जो आपका अग्रणी राज्य है वो गुजरात है, ठीक।
चलिए अगला जो प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये आपको कर्नाटक में है। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिए। और अगला जो प्रश्न है कि सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है। तो सेंट जॉर्ज जो किला है यह चेन्नई में है। राइट आंसर डी होगा। अगला जो प्रश्न है कि महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी जी की जो विश्व में सबसे लंबी मूर्ति है तो विश्व में ही पूछा गया है, यहाँ पर विश्व की बात हो रही है। तो हालांकि यहाँ पर जो ऑप्शन जो दिया गया है आपको भारत का ही है, जैसे कि चंपारण, पटना, लखनऊ और राजकोट। तो सबसे बड़ा जो मूर्ति है वो पटना में है। ठीक है, राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है 29 नंबर है कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो मुख्य स्रोत जो हम लोग की बात करें है तो यहाँ पर आपको जो शिलालेख आपका जो 13 है वो जो कि 13वां शिलालेख है, ये जानकारी का जो मुख्य स्रोत है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि गांधी जी की न्यासिता की अवधारणा। तो गांधी जी की जो न्यासिता की अवधारणा थी आपको पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। ठीक, जो आपका महात्मा गांधी की न्यासिता जो है पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। अगला जो हम लोग का 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है। अंगीकार के मतलब स्वीकार किया है। तो नीम जो है राष्ट्रीय वृक्ष किस राज्य का है, वह है आपका आंध्र प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो नीम होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि समोच्च रेखा समान डॉट 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 के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो देखिए जो समोच्च रेखा है यह है आपको बिल्कुल यह है आपको जो है उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय हरित अधिकार का अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकार का जो है अध्यक्ष पूछा गया है कौन है। तो यहाँ पर न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार है। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है 34 नंबर है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखा जाए कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया। जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया वह कौन सा पहला राज्य है। तो वह है आपका छत्तीसगढ़ है। राइट आंसर ए कर लीजिए। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगारों में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। तो समान अवसरों का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है। तो जो बलुई पत्थर होता है यह आपका क्वार्टज में यह रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है। तो व्यवसाय पर जो कर की वसूली है यह केवल राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है। राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के यहाँ पर स्थिति के प्रतिकूल है। लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल यानी कि उसके दिशा में क्या है, प्रतिकूल है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये प्रतिकूल और अनुकूल होता है। तो प्रतिकूल मतलब होता है, प्रतिकूल मतलब उल्टा और अनुकूल मतलब जो है सीधा होता है। ठीक, तो हम लोग का यहाँ पर कह रहा है कि लोकतांत्रिक स्थिति में प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल जो है आपका है कौन सा है, इसमें आपका राइट आंसर होगा जो तानशाही है, ये वो प्रतिकूल है। ठीक, लोकतांत्रिक स्थिति में प्रतिकूल जो है तानशाही है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का ये 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है। तो पूंजी का यहाँ पर कार्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है कीमत स्थिरीकरण जो होता है वह पूंजी का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी जो पहाड़ियाँ है यह आपको तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या, यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो बंद अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है यहाँ पर हम लोग का कि ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा।
और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि गंधार काला किसके अधीन फली फूली थी। तो देखिए जो गंधार काला थी यह आपको जो है कुषाण काल के समय जो यह फली फूली थी। और अगला जो प्रश्न है कि जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, ये किसने कहा था। तो देखिए जहाँ कोई कानून नहीं होती है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, यह कथन जो है जॉन लॉक का है। यहाँ पर उनका जो पूरा नाम है जॉन लॉक है, उन्हीं की यह कथन है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है। यहाँ से है प्रश्न कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग 4 स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है कि वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। दूसरा है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं। तीसरा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य जो है न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो इसमें हम लोग का जो गलत है कथन, गलत पर ही हम लोग को विचार करना है। चौथा भी स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2, 3 और जो 4 है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन ए वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है कि वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करती हैं, ये गलत है। लेकिन यहाँ पर जो 3 है वो सही है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध है। तो वह कौन सा, यहाँ पर जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध है। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाता है। तो यह जो हटाता है संपत्ति के अधिकार को हटाता है। ठीक, आपको याद रखना है भारत के जो संविधान का 44वां संविधान संशोधन जो कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न अधिकार को हटाता है, तो यह श्रेणी में से संपत्ति के अधिकार को हटाता है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है यह 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है, कौन सा है। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई है, डिगबोई है, अलंकेश्वर है और नहर कटिया है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर जो होगा ये जो डिगबोई है, पहले भी था और अभी है, ये कहाँ पर है। तो देखिए जो है ये असम में। ठीक, ये डिब्रूगढ़ जिला में जो पड़ता है असम में है। तो यह जो अभी भी है और पहले से ही आपको चला आ रहा है। ठीक, बहुत पुराना यह जो है तेल शोधक कारखाना है। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक, आपको बताना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहले जो ठीक पहले उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उनके ठीक पहले जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। आप लोग राइट आंसर डी बता रहे हैं, तो आपका सही है कि इसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ये उस से सिंह से पहले वो मुख्य क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री थे। उनके हम लोग कार्यकाल की बात करें तो वह 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक वो अपने पद पर रहे थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि उच्चतम न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया। तो उच्चतम जो न्यायालय है यह रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत तो जो है ये इसको गठित किया गया। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब पारित किया गया था। तो ये 1773 में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद रखना है कि यह 1773 में पारित किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और अगला जो प्रश्न हम लोग का 51 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर गढ़वाल जो वंशीय शासकों द्वारा बिहार में यहाँ पर तुरुस्कन दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलता है। इसकी प्राप्ति हुई है। तो इसकी जो प्राप्ति हुई है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये जो अभिलेख है पूछा गया है कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह मुंगेर जिले से इसकी जो अभिलेख की प्राप्ति हुई है, जो कि गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद के मुंगेर तामपत्र पर
तुरुस्कंड दंड नामक एक जो है चर्चा मिलती है। ठीक, ये तुरुस्कंड दंड नामक जो है ये कर है, टैक्स है, उसी के यहाँ पर चर्चा की गई है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि NCERT का अर्थ होता है। तो NCERT का जो अर्थ होता है कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी है वो सही है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 53 नंबर जो प्रश्न है तो यह कह रहा है कि जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तान मजहब यहाँ पर मजाहिब की रचना की। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, यह दबिस्तान जो मजहब की रचना की वो कौन था। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जो वह थे मोहसिन खानी जो थे, ये बिहार में रचना किए थे अपने प्रसिद्ध ग्रंथ का। ठीक, ये आपको जो है जहांगीर के समकालीन थे। अगला जो प्रश्न हम लोग का हो कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये गया में है। राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। जो विष्णुपद मंदिर है बिहार के गया जिला में है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है ये कहाँ पर है। तो इसरो जो है आपको बेंगलुरु में है। ठीक, चलिए और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, अगला जो प्रश्न 56 नंबर है कि बिहार में वाल्मीकि नगर जो है भैंसा लोटन बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित है। यह प्रसिद्ध स्थान है क्योंकि यह किस लिए प्रसिद्ध है, कौन, वाल्मीकि नगर। तो वाल्मीकि नगर जो प्रसिद्ध है, यह गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है। ठीक, इसीलिए जो है वाल्मीकि नगर प्रसिद्ध है। राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 57 नंबर प्रश्न है कि बिहार के कुछ गर्म जल स्रोत के जल से यहाँ पर स्नान करने पर अनेक त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि इसमें मिला होता है। तो इसमें क्या मिला होता है, इसमें आपको जो है गंधक मिला होता है। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था। बिहार, यहाँ पर बिहार इम्पोर्टेंट का ये प्रश्न है कि बिहार में जो है प्रथम रेल मार्ग का जो निर्माण है यह कब हुआ था। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं ऑप्शन पर। ठीक, कब हुआ था, यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि 1860 से 62 में, 1852 से यहाँ पर 54 में, 1903 से 5 में, 1901 से 3 में। तो बिहार में जो प्रथम रेल लाइन का जो हुआ था यह 1862, ऑप्शन जो ए है आपका सही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में ये हुआ था। यह रेल लाइन जो है कोलकाता से मुगल सराय तक बिछी हुई थी। ठीक, आपको याद रखना है कि जो बिहार में प्रथम हुआ था यह 1860 से लेकर 60 से 62 में, और यह जो है आपका मुगल सराय से कोलकाता तक यह रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चलिए अगला जो प्रश्न है कि बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो बिहार में जो लीची अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना मुसहरी मुजफ्फरपुर में की गई। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन थी। यहाँ पर पहली फिल्म कौन थी, तो वह थी हे मैया, हे गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाइबो। यह जो बिहार की यहाँ पर आंचलिक भाषा में बिहार के जो निर्मित पहली फिल्म थी। ठीक, राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न है ये समान विज्ञान का प्रश्न है। ठीक, यहाँ से हम लोग का सामान्य विज्ञान का प्रश्न है, कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है एवं ब्रेक लगाने से 5 सेकंड बाद रुकती है। यदि मोटरसाइकिल एवं सवार की कुल मात्रा 200 किलोग्राम हो तो ब्रेक द्वारा आरोपित बल, तो इसमें जो बल ब्रेक द्वारा आरोपित बल होगा इसमें आपका -1000 न्यूटन होगा। यानी कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा -1000 न्यूटन। यहाँ पर आपको ये जो इसका सॉल्यूशन भी डाला गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो इसको सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। इसका जो सॉल्यूशन है इस प्रकार ये दिया गया है। यहाँ पर जो दिया गया है आपका ये 2200 जो है आपका एम है, और यहाँ पर इसके बाद है इंटू में करके जो 0 मान है ये यू है और भी है, और यहाँ पर जो -25 है वो यू है, और बटे में जो 5 है वो टी आपका समय दर्शाता है, और उसी को सॉल्व कर दिया गया है आपको -1000 न्यूटन होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से
यह प्रश्न मैथ का है। यहाँ पर एक मैथ का जो प्रश्न गलती से आपको यहाँ पर छप गया है, तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ प्रश्न की घनाभ लकड़ी के घनाभ की बीमारी है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो घनाभ का इसका वजन 6.5 किलोग्राम है। तो इसका घनत्व क्या होगा? थोड़ा यहाँ पर ये भी घनत्व पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वह 650 किलोग्राम मीटर क्यूब होगा। ऑप्शन जो है बी इसमें राइट आंसर है। ठीक, चलिए यहाँ पर घनत्व पूछा गया, ये LBH पर वही बना गया है, मैथ जैसा है, ये मैथ का ही है। मैथ बिल्कुल ये मैथ का नहीं है, ये आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम भी इसको देख लेते हैं। ये आपका साइंस का प्रश्न है। ठीक, आपको जो है साइंस का प्रश्न या फिजिक्स का प्रश्न है। तो चलिए, इसमें हम लोग को घनत्व डेंसिटी आपको देना था। अगला जो प्रश्न हम लोग का 63 नंबर प्रश्न है कि 4 छात्रों ने ध्वनि के परावर्तन के नियमों की जांच की एवं आयतन कोण I तथा परावर्तन कोण R का माप लिया। निम्न में ग्राफ में कौन सा सही है? ठीक, इसमें 4 ग्राफ दिया गया है। चलिए हम लोग इसको ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी है और 2 हम लोग का जो उधर था। तो इसका देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा कि ऑप्शन ए वाला जो ग्राफ है ना, इसका आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग जो भी ए बता रहे हैं तो उनका करेक्ट है। यहाँ पर और भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर ए होगा था। और अगला जो प्रश्न हम लोग का 64 नंबर जो प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु से तिगुना ऊंचा है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वह आपको 30 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी? दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी प्रतिबिंब की वो 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि NaCO3 × 10H2O का सूत्रीय इकाई परिमाण है कौन सा? परमाणु मात्रा Na बराबर 23U और C बराबर 12U, O बराबर 16U और H बराबर AU। यहाँ पर जो देखिए कौन सा परिमाण होगा, तो देखिए इसमें हम लोग का जो होगा वह है 286 U होगा। ठीक, क्या होगा? यहाँ पर हम लोग का जो है 286 U होगा। यहाँ पर देखिए किया गया है कि 2 गुना 23 + 12 + 3 गुना 16 + 10 और इसके बाद इंटू में कर दिया गया है आपको 2 गुने 1 + 16 कर दिया गया है और इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। तो 46 + 12 + 48 और प्लस 180, तो इसका मान जो है 200 यहाँ पर 46 यूनिट दिया गया है। ठीक, राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो गैस निकलती है वह गैस आपका है N2 है। कौन सा है? N2 जो है गैस निकलती है, जो है आपका लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। कौन सा गैस नहीं निकलती है? यहाँ पर कौन सी गैस नहीं निकलती है? तो N2 जो है वह नहीं निकलती। यहाँ पर ऑप्शन 4 है, तो 4 का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से जस्ता की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ठीक, यहाँ पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जस्ता से जब प्रतिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो उस समय जो गैस निकलेगी वो आपका H2 हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि अनुक्रमांक संख्या 1 -1 3 7 11 ... का कौन सा पद 95 होगा? तो इसमें हम लोग का जो पूछा गया कि कौन सा पद 95 होगा, ये आपका जो है मैथ का प्रश्न है। तो इसमें हम लोग का जो 95वें पद की बात करें तो वह आपका जो 25वां पद जो होगा वह 95 होगा। यहाँ पर आपको जो है समानांतर श्रेणी का जो प्रश्न है, तो आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में विलय नहीं है? पानी में विलय कौन सा नहीं है? तो जो बेंजीन होता है यह पानी में यह विलय नहीं है, पानी में यह अविलय है। अगला जो प्रश्न है कि यदि एक घोल का pH मान 1 है तो घोल ... होगा। तो देखिए जब pH मान 1 है तो वो घोल क्या होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल का जो मान होता है वो 7 से कम होता है। तो हालांकि इसमें राइट आंसर हम लोग का बी होगा। हालांकि इसमें और भी एक ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर तीव्र अम्लीय है। क्या होगा? तीव्र अम्लीय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर हम लोग का जो अधिक अम्लीय यानी कि ये बहुत खट्टा होगा, तो तीव्र अम्लीय इसको हम लोग कर सकते हैं। यदि हम लोग का ऑप्शन में नहीं रहता कि तीव्र अम्लीय, तो हम लोग अम्लीय कर सकते थे। चलिए
अगला जो प्रश्न हम लोग का 71 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान एक वस्तु 5 किलोग्राम की एक स्थिर वस्तु से टकराती है। तो टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं एक दूसरे से चिपक जाती है। दोनों की जो समझा गति, यहाँ पर दोनों का साझा गति होगा, क्या होगा, दोनों का जो साझा गति होगा वह आपको 20/3, ठीक, क्या होगा, 20/3 मीटर प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन जो इसमें हम लोग का बी है वो आपका राइट है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन प्रतिक्रिया है। तो अपघटन प्रतिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला है वो अपघटन प्रतिक्रिया है। अन्य सभी जो है आपका विस्थापन प्रतिक्रिया, ये जो 3 है ये विस्थापन है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो ये अपघटन प्रतिक्रिया है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि मोटर कारों में हेडलाइट की यहाँ पर जो चौंध को हटाने के लिए, ठीक, मोटर कारों में जो हेडलाइट के चौंध को हटाने के लिए क्या होता है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर पेलेराइड जो है प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। पेलेराइड एक जो होता है इसको प्रयोग करते हैं हेडलाइट के जो चौंध को हटाने के लिए। चलिए अगला जो प्रश्न है कि जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। तो जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उसे कहते हैं हम लोग विद्युत रोधी। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकर्णिका की संख्या। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकर्णिका की जो संख्या होती है वो 0 होती है। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है प्रारंभ में विरामावस्था में थी, उस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगता है। तो 10 सेकंड के बाद वस्तु द्वारा अर्जित गति होगी। तो 10 सेकंड के बाद उसका जो गति अर्जित गति होगा वह आपका 4000 जूल हो जाएगा, ठीक। 1/2 × 5 × 40 और फिर गुणे में 40 करेंगे। यहाँ पर होता है ना कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², तो उसी पर आपको इसको पुट कर देना है, 4000 जूल हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि तनु फेरस सल्फेट FeSO4 विलयन को धीरे धीरे एक बीकर में डाला जाता है जिसमें अम्लीकृत पोटेशियम पर मैग्नेट जिसका सूत्र है KMnO4। तो विलयन है जी हल्का पर्पल, यहाँ पर पर्पल रंग धीरे धीरे धूमिल होकर नष्ट हो जाता है। इस अवलोकन की शुद्ध व्याख्या है, इस अवलोकन की ये सभी जो प्रक्रिया का शुद्ध व्याख्या क्या है, तो इसका जो शुद्ध व्याख्या है यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर जो है KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और यह जो है FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। राइट आंसर आपका ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है वह है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है बहुत कम जो है प्रदूषण उत्पन्न करता है, वह ना के बराबर उत्पन्न करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है। तो जल का जो उच्च क्वथनांक होता है ये आपको हाइड्रोजन आबंधन के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। तो किसी तत्व के जो रासायनिक गुण है वह तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। राइट आंसर ये कर लीजिएगा, किसी भी तत्व के रासायनिक गुण में उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करता है, तय करता है। अगला जो प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये आपको हरित शैवाल में अनुपस्थित होते हैं, यानी कि उसमें नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है, क्या जो है प्रचालन प्रणाली नहीं है। तो वह देखिए यहाँ पर जो मल्टी यूजर सिग्नल टॉस्किंग है, सिंगल टॉस्किंग जो है ये आपका प्रचलन प्रणाली नहीं है, ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि संक्रियति अपंक उपचार को क्या कहते हैं। यहाँ पर संक्रियति जो अपंक उपचार है इसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं यहाँ पर जैविक उपचार। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 0.002 मोल को
2 लीटर घोल में घोलने पर परिमाणिक घोल का पीएच मान होगा, तो उस परिमाणिक घोल का जो पीएच मान होगा वह 3 होगा। ठीक, राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 85 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न है कि साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं। तो फल जो और सब्जी होते हैं ये हमारे शरीर में जो बढ़ाते हैं समाकुचन को बढ़ाते हैं। ठीक, सॉरी क्रामाकुचन को बढ़ाते हैं। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। जो हरी साग सब्जी होते हैं और फल ये हमारे आहार हिस्सा को क्रामाकुचन को बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। तो दूध में जो आपका होता है वो केसिन और लैक्टोज, ये दोनों जो है शर्करा होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि मलेरिया मादा एनोफ्लिज से फैलते हैं। यहाँ पर मादा जो देखिए मलेरिया मादा एनोफ्लिज से फैलते हैं और इसकी खोज किसने की थी। तो देखिए इसका जो खोज पूछा गया है तो यह रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। इसका जो मलेरिया मादा एनोफ्लिज से फैलता है इसका खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है कि BCG टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो देखिए जो BCG का टीका है यह आपको 15 दिन के भीतर। ठीक, BCG का टीका कितने दिनों के अंदर, तो यह जो 15 दिनों के अंदर इसको लगाई जाती है। ठीक, इसका जो बैसिलस कलमेट ग्यूरिन होता है, इसका फुल फॉर्म जो BCG होता है इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कलमेट और ग्यूरिन होता है। ठीक, ग्यूरिन। अगला जो प्रश्न है कि प्लेग किससे फैलता है। तो प्लेग जो रोग है ये आपको जीवाणु से फैलने वाला रोग है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 90 नंबर जो प्रश्न है कि GUI किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि GUI का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न गणित का है। तो गणित का प्रश्न को मैं आपको जो इसका आंसर टिक करा दे रहा हूँ। आप लोग इसको जब PDF मिलेगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर जो 91 का राइट आंसर आपको 12.5 होगा। फिर यहाँ से जो 92 है तो 92 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 60 मीटर हो जाएगा। और फिर यहाँ से हालांकि इसी वीडियो में आपको जो लास्ट में जो आपका इसका सोल्यूशन भी मैं आपको इसी समय दिखा दूँगा, तो आप लोग इसका सोल्यूशन भी देख लीजिएगा। 93 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा, 93 का राइट आंसर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर 120 होगा। ठीक, 93 का 120। फिर यहाँ से हम लोग का जो 94 है तो 94 का यहाँ से हम लोग का राइट आंसर 75 होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 95 नंबर है। तो 95 का राइट आंसर आपको 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 96 है तो 96 का जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। ठीक, और चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का 97 है। तो 97 का राइट आंसर आपको 480 होगा। और 98 है तो 98 का राइट आंसर 192। और फिर यहाँ से हम लोग का जो 99 नंबर प्रश्न है, तो देखिए यहाँ से हम लोग का 99 का जो राइट आंसर होगा वो 42%। और जो अंतिम प्रश्न ये 100 नंबर है तो इसका राइट आंसर आपको 5:3 होगा। ठीक, चलिए तो इसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जो अपने 100 तक जो प्रश्न था। और यहाँ ये रहा जो आपका मैथ का जो सॉल्यूशन, जब आप लोग मैथ बनाइएगा तो फंसेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पीछे है PDF में, आप पीछे की तरफ यहाँ से सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिए। ठीक, चलिए तो ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वह 13 था। और सॉरी 13 हम बोल रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट जो था हम लोग का 6 था। और जो 13 हम लोग का था वो उस वाला था जो हम लोग का मध्य निषेध वाला था, वो हम लोग 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था वो 6 था। और जो सेट 7 है आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।